सर रोम्बस की ये प्रॉपर्टी होती है ना कि दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ठीक है। जो स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। रोम्बस के डायगोनल्स भी स्क्वायर के डायगोनल्स की तरह एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं होते। और एक खास प्रॉपर्टी ये है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, समझ गए। मैं आगे करवाता हूँ इसको, क्वेश्चन नंबर 3 में। गिवन ABCD is a rectangle P, Q, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. To prove PQRS is a rhombus, PQRS को एक rhombus प्रूव करना है। चलिए जी, हो जाएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिएगा, ये AP और PB ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि मिड पॉइंट है, और ये इक्वल होंगे। मैंने इस पर एक सिंगल लाइन, इस पर सिंगल लाइन, इस पर सिंगल लाइन और इस पर सिंगल लाइन क्यों बनाई, क्योंकि ये रेक्टेंगल गिवन है। रेक्टेंगल का मतलब कि जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं AB और CD ये दोनों इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तो उनके जो हाफ हैं वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखिएगा कि अगर मान लो मैं इसकी बात करता हूँ BC और DA, तो ये भी अपोजिट साइड्स हैं, ये भी इक्वल होंगी, तो ये इसके इक्वल, ऐसे ही ये आपस में ये भी इक्वल। ये मेरी बात समझ में आ रही है सबको? बेटा ये बता दीजिए, ये क्लियर है जो मैंने अभी इसमें एक्सप्लेन करा है? सर एक बार दोबारा बता दो। दोबारा सुनिएगा। हमने ये कहा कि क्योंकि ABCD एक रेक्टेंगल दे रखा है, तो इसका मतलब कि इसकी जो अपोजिट साइड्स है ना AB और CD ये दोनों की दोनों इक्वल होंगी, बिकॉज ये दे रखा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उनका हाफ जो है वो भी तो इक्वल होगा। जब अपोजिट साइड्स यानी कि AB और CD इक्वल है तो AB का हाफ कितना हो जाएगा, AP या PB, दोनों आधे आधे हैं AP के, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसी तरह से CD का आधा क्या हो गया, CR और DR, मतलब AP PB CR DR ये सब इक्वल होंगे, समझ गए? समझ गए, इतना क्लियर है? यस सर। और इसी तरीके से मैंने ये कहा कि जब BC और DA ये दोनों अपोजिट साइड है, जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनका जो हाफ है वो भी इक्वल होगा। मतलब ये BQ और QC ये दोनों इनके हाफ हाफ हो गए, ये आपस में भी इक्वल और ये इसके हाफ हाफ के भी इक्वल, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं आगे चलूंगा। मुझे प्रूव करना है कि PQRS इज अ रोम्बस, ये प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे? आप A और C को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन AC को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये कहेंगे इन ट्राइंगल DAC triangle DAC, S is the midpoint of DA. S is the midpoint of DA. S is the midpoint of DA. R is the midpoint of DC.
So by midpoint theorem, SR is parallel to AC. SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. SR is equal to half of AC. ठीक है, ये हो गया स्टेटमेंट 1। उसके बाद देखिएगा अब हम कहेंगे इन ट्राइंगल BAC in triangle BAC, P is the midpoint of BA. P is the midpoint of BA and Q is the midpoint of BC. Q is the midpoint of BC. So PQ is parallel to AC by midpoint theorem. PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. जैसे SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC, ऐसे PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC by midpoint theorem. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं ये कहूंगा यहाँ पर कि देखिए इधर SR भी AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है। इसका मतलब PQ और SR आपस में पैरेलल हो गए। इट इंप्लाइज दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR। क्यों? क्योंकि PQ भी हाफ AC के बराबर है और SR भी हाफ AC के बराबर है, तो PQ पैरेलल है SR के और PQ इक्वल है SR के। तो ये एक सफिशिएंट कंडीशन होती है किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए। तो क्योंकि हमें ये दे रखा है कि PQ SR के पैरेलल भी है और PQ SR के इक्वल भी है, तो हम ये कहेंगे देयरफॉर PQRS is a therefore PQRS is a parallelogram। बताइए यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? बताइए न्यासा, विदित, पालकी, दिव्यांशी, ध्रुव। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद देखिएगा PQRS एक पैरेललोग्राम हो गया। अब ये प्रूव करना है PQRS पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया। अब ये प्रूव करना है कि ये PQRS जो है ये एक रोम्बस है। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या है, ये पैरेललोग्राम तो हो गया। पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स जो हैं पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती है, मतलब अगर ये PQ इस QR के भी इक्वल हो जाए, तो मैं ये कहूंगा कि हाँ ये एक पैरेललोग्राम है, सॉरी ये एक रोम्बस है। किस तरीके से करेंगे इसको? अगर ये वाला एंगल तो देखिए 90 डिग्री है, क्योंकि ये रेक्टेंगल दे रखा है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अगर मैं इन दोनों को, हाँ जी, हम एक काम करते हैं बेटा, हम ये कहते हैं इन ट्राइंगल QBP, इन ट्राइंगल QBP एंड ट्राइंगल
QCR. इन ट्राइंगल QBP एंड ट्राइंगल QCR. तो QBP में मैं ये बोलूंगा बेटा QB इज इक्वल टू QC. QB is equal to QC. Q is the midpoint of BC. Q is the midpoint of BC. दूसरा हम ये कहेंगे कि BP, बल्कि एक काम करो, QB एंगल QBP एंगल QBP is equal to एंगल QCR is equal to 90 डिग्री. ठीक है, ये हो गया. और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि BP is equal to CR. BP is equal to CR. तो यहां पर लिख दीजिए बेटा मेंशन्ड इन फिगर, या गिवन ही लिखो इसको, पूरा लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, गिवन लिखिए. भाई सीधी सीधी बात है कि P जो है ये BP जो है ये किसका आधा है, AB का आधा है, और CR जो है वो किसका आधा है, CD का आधा है. तो BP जो है वो CR के इक्वल हो गया. क्यों? क्योंकि AB और CD ये दोनों भी तो आपस में इक्वल है. तो AB का आधा है यानी कि BP, और CD का आधा है यानी कि CR, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे. तो BP इज इक्वल टू CR हो जाएगा. यहां से मैं ये कहूंगा बेटा देखिएगा साइड एंगल साइड, तो बाई SAS congruence criteria, triangle QBP is congruent to triangle QCR. QBP is congruent to triangle QCR. अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मुझे उनसे मतलब नहीं है, मैं तो ये कहूंगा कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे इट इंप्लाइज दैट इसका पहला दूसरा क्या है, QB इज इक्वल टू इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है, QC. QB इज इक्वल टू QC सेमीकोलन. इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है, BP. इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट क्या है, CR. BP इज इक्वल टू CR. इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है, QP. और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है, QR. QP इज इक्वल टू QR. और यहाँ रीजन में लिख दीजिए बाई CPCT. तो हम ये कहेंगे सिंस QP is equal to QR, therefore पैरेललोग्राम, मैं PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव कर चुका हूं. तो PQRS एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल और पैरेलल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल और पैरेलल. अगर ये आजू बाजू वाली साइड यानी कि QP और QR अगर यही दोनों इक्वल आ गए तो PQRS एक रोम्बस हो जाएगा. तो हम कहेंगे therefore पैरेललोग्राम PQRS is a rhombus. ये प्रूव हो गया. बताइए जी, क्लियर है सभी बच्चों को? सबको क्लियर है ये बताइए? सर 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 लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि हम P और Q को ज्वाइन करते और R और P को ज्वाइन करते. सॉरी सर, नॉट P और Q, S और Q और R और P. हाँ, S और Q और R और P, हाँ इनको ज्वाइन कर देते. सर फिर तो हम AB और RP को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट हुआ प्रूव भी तो कर सकते थे. हाँ, प्रूव करा जा सकता था, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट वाला भी करा जा सकता था. उससे भी ये एक रोम्बस प्रूव हो जाता. समझ रहे हैं? बताइए बेटा, ये वाला क्लियर है सभी को? अरे बोल दो, कहाँ हो सारे बच्चे, हाँ या ना, कहाँ बैठे हो? सर क्लियर है, क्लियर है. चलिए ठीक है, आगे चलता हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 4 में ABCD दे रखा है आपको एक ट्रेपेजियम.
क्वेश्चन नंबर 4 में है ABCD इज अ ट्रेपेजियम, और इसकी ना क्वेश्चन नंबर 4 की फिगर दे रखी है इसी में बुक में, फिगर इन्होंने क्वेश्चन में ही दे रखी है। तो ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. E is the midpoint of AD, ठीक है। A line is drawn through E parallel to AB, intersecting BC at F. See the adjoining figure. So show that F is the midpoint of BC. ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब इस तरीके का हम कर चुके हैं क्वेश्चन, आप भी समझ जाएंगे, मुश्किल नहीं है। एक पैरेललोग्राम दे रखा, ट्रेपेजियम दे रखा है ABCD, ABC और D, ABCD, और इधर एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है E, ये वाला पॉइंट है F, E और F, ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं, और B और D ज्वाइंट है। ये है। अब जरा देखिएगा, इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। मुझे ये शो करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। जरा देखना है कि ये क्या क्या रखा है यहाँ पर। गिवन है E is the midpoint of AD। ये जो AD है इसका मिड पॉइंट दे रखा है E। E is the midpoint of AD, एक तो ये दे रखा है। E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB. E के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करी जाती है पैरेलल टू AB, यानी कि एक चीज तो ये गिवन है E is the midpoint of AD, दूसरा क्या गिवन है EF is parallel to AB। ये जो EF है ये AB के पैरेलल है, ये दे रखा है। शो दैट F is the midpoint of BC। देखिएगा इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल DAB E is the midpoint। E is the midpoint of AD बोल दो या DA बोल दो, एक ही बात है। E is the midpoint of DA, E is the midpoint of DA, ठीक है। एंड ये क्योंकि EF जो है वो AB के पैरेलल है, therefore EG, ये EG भी तो इस EF लाइन का ही हिस्सा है, तो EG will also be parallel to AB। EG is parallel to AB। रीजन का लिख देंगे since EF is parallel to AB, क्योंकि ये जो EF है पूरी की पूरी लाइन ये भी AB के पैरेलल है, तो EF का ही हिस्सा है छोटा सा EG, तो इसका मतलब EG भी AB के पैरेलल होगा। अब देखिएगा, हमने ये कहा कि EG AB के पैरेलल है, E जो है वो DA का मिड पॉइंट है, इसका मतलब G भी BB का मिड पॉइंट होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सो by midpoint theorem, G is the midpoint of DB। G is the midpoint of DB by midpoint theorem। ये हो गया।
उसके बाद देखिएगा G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। अब ये हो गया हमारे पास, इसको बोल दीजिए G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB को स्टेटमेंट नंबर 1। फिर आप कहिए नाउ इन ट्राइंगल BDC, नाउ इन ट्राइंगल BDC, now in triangle BDC, G is the midpoint of BD. G is the midpoint of BD. ब्रैकेट में लिख देना बेटा प्रूव्ड अबव। ये चीज हम अभी अभी ऊपर प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। G is the midpoint of BD, proved above। फिर हम कहेंगे GF is parallel to DC। GF is parallel to DC। रीजन में क्या लिखेंगे? Since EF is parallel to AB and AB is parallel to DC। आप ये देखिएगा कि ये जो पूरी लंबी लाइन है ना EF, ये जो पूरी लंबी लाइन है EF, ये AB के पैरेलल है। और ट्रेपेजियम में ये वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आई है क्या? दिख नहीं रही अभी? नो सर। नो सर। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, देखता हूँ अभी। ठीक है जी, अब जरा देखिएगा यहाँ पर क्या था कि ये जो EF लाइन है ये AB के पैरेलल है और AB जो है वो DC के पैरेलल है। इसका मतलब ये पूरी लाइन EF जो है वो DC के भी पैरेलल हो गई और EF का ही तो एक छोटा सा हिस्सा है GF, दैट्स व्हाई GF इज पैरेलल टू DC। GF इज पैरेलल टू DC। हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि G is the midpoint of BD and GF is parallel to DC, therefore by midpoint theorem F is the midpoint of BC। So by midpoint theorem F is the midpoint of BC। और हमको इस क्वेश्चन में बेटा यही प्रूव करना था कि F is the midpoint of BC। बता दीजिए सभी बच्चों को क्लियर है ना? ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो सर। पालकी क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा। विदित, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? यस सर। ओके। सर नेटवर्क एरर आ रहा है बहुत। हाँ सर बहुत नेटवर्क लैग हो रहा है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, मैं कोई बात नहीं, मैं आज रात को ही इसका लिंक भेजूंगा। अगर कहीं का भी कोई भी पॉइंट मिस हो गया होगा वो लिंक में देख लेना। ओके सर। हाँ, बाकी कोशिश करो जितना आ सकता है समझने, क्योंकि इसकी क्वाड्रिलेटरल की 8.2 मेन एक्सरसाइज है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 5, में है ना पैरेललोग्राम ABCD। अच्छा, इसमें भी ना फिगर दे रखी है मेरे को, तो पहले तो फिगर बना लेता हूँ।
एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD इस तरह से, ABCD. In a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. ठीक है, अब AB का मिडपॉइंट दे रखा है E और CD का मिडपॉइंट दे रखा है F. E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. अच्छा, show that the line segments AF and EC trisect the diagonal BD. अब क्या करना है, D और B इन दोनों को ज्वाइन कर दो BD, और फिर आपने A और F को ज्वाइन करा, और C और E को ज्वाइन करा। ये हमने इतना कर दिया। ये करने के बाद में, और ये वाले जो पॉइंट्स है ना बेटा, ये वाला, ये दे रखा है P और ये दे रखा है Q, P और Q। अब देखिएगा, टू प्रूव AE नहीं, AF and CE trisect the diagonal BD, trisect the diagonal BD। ये जो AF है लाइन और ये जो CE है, ये BD डायगोनल को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है कि ये BQ, ये QP और ये PD, ये तीनों टुकड़े जो हैं ये इक्वल होंगे। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, ये तीनों जो सेगमेंट्स हैं, ये तीनों के तीनों सेगमेंट्स इक्वल होंगे। ये चीज मेरे को प्रूव करनी है। अब हमें क्या करना है, हम ना इसमें सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि हम मिड पॉइंट फॉर्मूला किस तरीके से लगा सकते हैं। जहां पर भी आप देखें क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चन में, जहां पर भी आपको ये दिखाई दे कि भाई यहाँ पर मुझे मिड पॉइंट दे रखा है और कोई ट्रायंगल बन सकता है, तो जहां पर भी कुछ ऐसा दिखाई दे तो समझ लेना मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर लगेगी, उसी से होगा क्वेश्चन। तो अब आप देखिएगा, इसमें मैं ये कहूंगा कि ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है हमको ABCD, पैरेललोग्राम दे रखा है, तो इसमें ट्रायंगल किस तरीके से बनेगा। ये F है, एक काम इसमें ये कर सकते हैं, कुछ पैरेलल ये इसको ज्वाइन कर दूं, जी सर। जी सर हम ADF और EBC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं AD, सर। तो ये सर QB ऑल्टीट्यूड हो गया ना, और DP नो, वो नहीं, नहीं सर। मैं मैं ये कह सर रहा हूँ नहीं, नहीं हो पाएगा, सॉरी। फॉर्मूला से ये आसानी से हो जाएगा। मैं अभी वही देख रहा हूँ कैसे करना है। अगर मान लो यहाँ पर मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूँ कितना, और इसको कहता हूँ CQD, अगर इसकी बात करता हूँ तो F इज द मिड पॉइंट, ये तो हो जाएगा। ये लाइन पैरेलल दे रखी है क्या, एक मिनट क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ बेटा, मेरे को जरा। In a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively, ठीक है। Show that the line segments AF and EC trisect the diagonal BD. AF and EC trisect the diagonal BD, ये है, इसमें कहीं कुछ पैरेलल वगैरह तो नहीं दे रखा, ठीक है। तो
कैसे भी करके ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये इक्वल प्रूव करनी है। ये इक्वल प्रूव करने के लिए कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर एक लाइन इसके पैरेलल बना दूं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इसमें? हाँ कंस्ट्रक्शन का ही तो सोच रहा हूँ मैं। ओके सर। बस सर हाँ बोलो। सर ये अभी क्यू, सर ये डीवी पे 2 पॉइंट्स है ना? डी और बी पर 2 पॉइंट्स हैं। हाँ तो सर तो दूसरे क्यू के अलावा कौन सा पॉइंट है? डी पी क्यू और बी पी है। ओके सर, तो सर हम पी ई को ज्वाइन कर सकते हैं और एफ क्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। एफ क्यू को अगर ज्वाइन कर लिया और सर पी ई, पी ई को ज्वाइन कर लिया और एफ क्यू को ज्वाइन कर लिया। तो सर हम इन चारों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ना 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 ना, ये नहीं कर रही बात। मुझे पता है क्या यूज करना है। मैं ये चाहता हूँ कि ये पैरेललोग्राम दे रखा है, तो पैरेललोग्राम का मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है। इसको यूज करके कुछ बात बननी चाहिए। और मिड पॉइंट भी दे रखे हैं, ये ई मिड पॉइंट दे रखा है, इससे भी कुछ ना कुछ बात बनेगी। तो ट्रायंगल ट्रायंगल जो है वो कुछ, अगर मान लो इसको और फिर सीधी एक ही बात करूं, ये इसका मिड पॉइंट है, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होगा। एसी को ज्वाइन करने से बात नहीं बनेगी। ये मिड पॉइंट है। बताओ जी, कोई आइडिया आ रहा है तो किसी के दिमाग में? प्रोजेक्टर जैसा दिव्यांशी, किसी के भी दिमाग में कोई आइडिया आ रहा हो तो बताइए, क्या किया जा सकता सर है। मेरे दिमाग में आ रहा है। एक बार करके देखो जरा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ एक बार करके देखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, बताओ बताओ, बोलो बोलो बोलो। सर 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 हाँ बोलो। सर पीई, सर पी और क्यू एफ को ज्वाइन कर सकते हैं हम। पीई को ज्वाइन कर दूं और क्यू एफ को ज्वाइन कर दूं। सर उससे क्या होगा सर, हमें पीई कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा हाँ ई क्यू बी के। हाँ हाँ। सर पी क्यू ई और ई क्यू बी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होंगे। हम्म। और सर फिर हम डी पी एफ और पी क्यू एफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। और सर पी क्यू, अगर पी क्यू कॉमन है तो सर डी पी इज इक्वल टू पी क्यू और डी बी हो जाएगा। चलो यार देखता हूँ, एक मिनट ना, कुछ कुछ आसान सा ही था, मेरे को याद नहीं आ रहा। चलिए सुनो, एक काम करते हैं। इसमें ना एक काम किया जा सकता है, जैसे जैसे सर आप आपको, एक बार ट्राई तो करिए, आप समझ जाएंगे। नहीं मैं समझ रहा हूँ। तुम इसको कह रहे हो ना पीई को ज्वाइन करने के लिए और क्यूएफ को ज्वाइन करने के लिए। पीई और क्यूएफ बोल रहे हो ना? मुझे तो आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? नहीं। देखो इसमें ना मैं ये कह सकता हूँ कि सिंस एबीसीडी is a parallelogram, it implies that AB is parallel to CD and AB is equal to CD। ये है। और यहाँ से ये जो AB is parallel to CD है,
AB is parallel to CD, तो AB का एक छोटा सा हिस्सा है AE, तो मैं AB की जगह लिख सकता हूँ AE, और CD का ही एक छोटा सा हिस्सा है CF, तो मैं CD की जगह लिख सकता हूँ CF। अब जो ये AB है, AB का हाफ क्या हो गया, हाफ ऑफ AB, और CD का हाफ, मतलब दोनों तरफ आपने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिएगा, क्योंकि E मिड पॉइंट दे रखा है, तो AB के हाफ को आप AE बोल सकते हैं। AE is parallel to CF, AB के हाफ को आप AE बोल सकते हैं, AE हो गया। इसी तरह से CD के हाफ को आप CF बोल सकते हैं, तो AE is equal to CF हो गया। तो AE और CF, AE is parallel to CF and AE is equal to CF, therefore AE CF is a parallelogram। यहां तक क्लियर है सभी को, ये बताइए बेटा, ये बता दीजिए AECF एक पैरेललोग्राम हो गया, यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या करना है। इसके बाद मैं ये कहूंगा कि अब ना, अगर मान लो मैं इसको लेकर चलता हूं, एक ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल डी, हाँ ट्रायंगल डी क्यू सी, ट्रायंगल डी क्यू सी ये ले लीजिए। इन ट्रायंगल डी क्यू सी, ट्रायंगल डी क्यू सी में मैं ये कहूंगा कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, ट्रायंगल डी क्यू सी में F is the midpoint of DC, F is the midpoint of DC and PF is parallel to QC, and F is the midpoint, F is the midpoint of DC and PF is parallel to QC। ये जो PF है ये QC के पैरेलल हो जाएगा, रीजन कि AECF is a parallelogram, since AECF is a parallelogram। आप देख लीजिए ना, ये जो AECF है ये एक पैरेललोग्राम है। जब AECF एक पैरेललोग्राम हो गया तो इसका मतलब ये AF जो है वो EC के पैरेलल होगा, यानी कि PF जो है वो QC के पैरेलल होगा। तो बस इतना ही लिखना सफिशिएंट है, इतना बहुत है, और बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि PF इज पैरेलल टू QC। हमने ये देखा कि इन ट्रायंगल DQC F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC and PF is parallel to QC, therefore P is the midpoint of DQ। Therefore, P is the midpoint of DQ. It implies that DP is equal to PQ। और अब इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक, एक तो मैंने ये ट्रायंगल ले लिया DQC, दूसरा मैं ये कहूंगा ट्रायंगल अब ले लो BPA। नाउ इन ट्रायंगल BPA, ट्रायंगल BPA, इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें ये कहेंगे E is the midpoint of BA,
E is the midpoint of BA and EQ is parallel to AP and EQ is parallel to AP. Reason में since AECF is a पैरेललोग्राम कि भाई ये जो EQ है ये AP के पैरेलल है। क्यों है? सीधी सीधी बात कि AECF एक पैरेललोग्राम है, तो जब EC जो है वो AF के पैरेलल हो जाएगा तो इसका मतलब EQ जो है वो भी AP के पैरेलल होगा। एक ही तो बात है। तो हम ये कहेंगे E is the midpoint of BA and EQ is parallel to AP, therefore Q is the midpoint of BP. So by midpoint theorem, Q is the midpoint of BP. Implies that BQ is equal to PQ. भाई जब Q इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये BQ और ये PQ है दोनों इक्वल होंगे। BQ is equal to PQ। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करा जाए तो आप ये देखिए, फर्स्ट इक्वेशन बोलती है कि DP और PQ इक्वल है और सेकंड इक्वेशन से आता है कि BQ और PQ इक्वल है, यानी कि DP, PQ और BQ तीनों की तीनों साइड्स इक्वल है। DP is equal to PQ is equal to BQ, ये तीनों के तीनों इक्वल हो गए। That is AF and EC trisect the line segment BD. That is AF and EC trisect the line segment क्या BD। यही चीज प्रूव करनी है। बताइए जी, क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए। Yes sir. Yes sir. ठीक है, तो यहां से ये चीज हो गई। अच्छा, ये इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बचता है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कोशिश करिए कि खुद से हो जाए, उसके बाद आप लोग बता दीजिएगा कौन सा चैप्टर मेरे को स्टार्ट करना है। ठीक है, और आज 8 तारीख है, बस ज्यादा से ज्यादा आप समझ लीजिए कल परसों कोई मजबूरी हो गई, अगर बाई चांस काम नहीं हो पाया तो उसके अगले दिन भी, यानी कि 11 तारीख को भी ऑनलाइन, नहीं तो बस कल और परसों की और बात है ऑनलाइन की, फिर उसके बाद ऑफलाइन शुरू कर दूंगा। मैक्सिमम 2 दिन मानकर चलिए। ठीक है, क्लियर है जी?